नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा गया था, हम लोग एक नया सीरीज प्रारंभ करेंगे जिसके अंतर्गत जेपीएससी के टोटल सिलेबस को सीक्वेंस वाइज कवर किया जाएगा। कोई भी चीज आपको एट रैंडम नहीं बताया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह का असुविधा ना हो। तो सीक्वेंस वाइज कोई भी चीज पढ़ा जाता है तो आपको पता है कि वो चीज बहुत आसानी से आपको समझ भी आता है और उसको रिकॉल करना भी आपको आसान हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आज से हम लोग ये जो सीरीज है उसको यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं। और देखिए, हम लोग बहुत सारा स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई स्ट्रैटेजी मेरे पास है नहीं। मेरा एक बेसिक फंडा है, हम उसी पे काम करते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो उस पर काम कीजिए, केवल बात मत कीजिए। तो इस तरह से मेरा क्या फंडा है, सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे ताकि आपका एक डायरेक्शन पता चल जाए कि आपको जाना किधर है। ऐसा करते हैं ना, कभी कभी हम लोग को कहीं नया जगह जाना रहता है तो वहां पे हम पहले गूगल मैप में उसको देखते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। ऐसे अगर जाइएगा तो भी हो सकता है पहुंच जाइएगा, लेकिन पहुंचने में आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए या आप कहीं दूसरे जगह पहुंच जाइएगा। लेकिन मैप देखिएगा तो एक डायरेक्शन रहेगा तो आप सही जगह पहुंचिएगा। और यही गूगल मैप का काम करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है और किस चीज को फोकस कम करके पढ़ना है। और ये चीज अभी हम तुरंत आपको यहाँ पे समझाएंगे भी, और क्वेश्चन बैंक से। जैसे चलिए इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे जेपीएससी में 3 अभी तक एग्जाम हुआ है बैकलॉग को लेके। तो इस सिलेबस में अभी जो नया सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार 3 एग्जाम हुआ है, जिसमें अगर पहला एग्जाम जो देखिएगा 2016 में जो 6 जेपीएससी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कुंवर है, लाल है, कार्त, ये तीनों यहाँ पे इसके एक तरह से कहिए भुइंहरी पढ़ा या पढ़ा पंचायत के अधिकारी होते हैं, लेकिन पाट मुंडा इसका अधिकारी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या आइडिया आया कि कौन कौन से अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, उसको सबसे पहले आपको याद करना है। तो इस तरह से आपको ये चीज पता चला इस क्वेश्चन से। अब देखिए, ये एग्जाम हुआ था 2016 में और अभी 2024 में यहाँ पे एग्जाम हुआ है। और 2024 में एक प्रश्न फिर से पूछा गया है आपका जेपीएससी बैकलॉग में कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी पढ़ा पंचायत व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन, बस ऑप्शन में यहाँ पे हेरफेर किया गया है। तो आपको वही क्वेश्चन 100% नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन आप देखिए कि पढ़ा पंचायत या भुइंहरी पंचायत जो है वहां से सवाल पूछा जा रहा है कि कौन अधिकारी यहाँ पे है, कौन अधिकारी नहीं है, तो आपका काम क्या था, सबसे पहले इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं उसको आपको याद करना था। अगर याद करते तो आपका ये प्रश्न बहुत आसानी से बन जाता कि नेगी यहाँ पे काम नहीं करता है, बाकी दीवान है, पढ़ा है और आपका ठाकुर है, ये सब आपको पढ़ा पंचायत के अधिकारी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपको मिल जाता। तो एक डायरेक्शन आपको पता चलता है क्वेश्चन बैंक से, और इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। तो मेरा सबसे पहला काम होगा, आपको जो भी टॉपिक हम यहाँ पे आपको बताएंगे उसमें से सबसे पहले हम क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आपको हर टॉपिक, चाहे आज मुंडा हम पढ़ाएंगे तो मुंडा का 2 प्रश्न तो आपको बता दिए, एक प्रश्न और बता देंगे। फिर नागवंशी शासन व्यवस्था का भी इसी तरह से प्रश्न बताएंगे, फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ही आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना। सेकंड मेरा स्ट्रैटेजी है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो सिलेबस है उसका टॉपिक को एक ऑथेंटिक सोर्स में ढूंढना। अगर ऑथेंटिक सोर्स में वो मिल जाता है तो हम ऑथेंटिक सोर्स को ही रेफर करते हैं, गाइड बुक को रेफर नहीं करते हैं। कारण क्या है कि जब आप एग्जाम देते हैं और किसी प्रश्न को आपको क्लेम करना होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि कुछ प्रश्न जो होता है उसको आंसर की में गलत आंसर दे दिया जाता है आयोग के द्वारा। अब उसको आपको क्लेम करना है तो आप गाइड बुक को रेफर नहीं कर सकते हैं। उस समय लिखा होता है ऑथेंटिक सोर्स को आपको रेफर करना है। और उस समय अगर आप गाइड बुक पढ़े हुए हैं तो आपके पास कोई सोर्स नहीं रहता है या फिर ढूंढ चलिएगा इधर उधर, तो हो सकता है आपको वहां परेशानी हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी नोट्स आपको दिया जाएगा वो ऑथेंटिक सोर्स से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया गया। आप जाके इस पीडीएफ को देख सकते हैं कि किस किस सोर्स से हम ये नोट्स को बनाए हुए हैं। कंटेंट वगैरह भी सारा चीज आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो इस तरह से आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो झारखंड की जनजातियां, जो कि विमला चरण शर्मा के द्वारा लिखा गया, वहां का कुछ इनपुट आपको मिलेगा। दूसरा, झारखंड का इतिहास और संस्कृति, जो कि डॉक्टर डी वीरत्तम का लिखा गया, इसका इनपुट मिलेगा। और एक सबसे बड़ा इनपुट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, क्योंकि इनके वेबसाइट में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा जनजाति से संबंधित। उस पीडीएफ में काफी ज्यादा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी मुंडा के बारे में दिया गया, वहां से हम देखें।
उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे फैक्ट डॉक्टर बी वीरतम के किताब से हम लिए तो वहां पे हम मेंशन कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से हम जहां पे लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से लिया गया है, वो चीज हम मेंशन कर दिए हैं। तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस चीज को कहां से लिया गया। और आप जो है वो अब जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए या माइंडसेट आपको बना के चलना है कि आगे जाके आपको बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट को पढ़ना होगा, उसका निष्कर्ष निकालना होगा। अगर ये आदत आपका अभी से नहीं रहेगा तो आगे जाके आपको हो सकता है कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़े। इसीलिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसमें क्या कहा गया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, पहला चीज तो जैसा कि बताया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जाएगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग सिलेबस के अनुसार ऑथेंटिक बुक में या सोर्स में उस टॉपिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और चौथा और सबसे मेन काम होता है, जो भी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे उसका समरी बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम होता है उस समय समझ में नहीं आता है क्या पढ़े और क्या छोड़े। अभी हाल फिलहाल में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हो रहा था, उस समय आपको पता होगा, अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, लैंग्वेज पेपर पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, साइंस पढ़े, झारखंड पढ़े, क्या पढ़े, समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर उस समय आपके पास अगर समरी नोट्स होता तो बहुत आसानी से आप चीजों को रिवाइज कर सकते और एक सब्जेक्ट में टाइम बचा के दूसरा सब्जेक्ट में आप उस टाइम को लगा सकते थे। और ये काम आपको पहले से भी हम बोल रहे हैं कि आपको समरी बनाना है, और फिर से अभी भी बोलते हैं कि अभी भी आपके पास बहुत समय है। अभी से जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका समरी बनाइए ताकि आपको रिकॉल करने में आसान होगा। और नहीं तो एग्जाम के दिन अगर चीजों को रिकॉल नहीं कर पाइएगा तो आप कितना किस टॉपिक में पीएचडी करते हैं वो कोई माने मतलब नहीं रखता है। तो इस तरह से 3 स्ट्रैटेजी पे या 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला तरीका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, दूसरा तरीका होगा यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स से नोट्स को बनाना, और तीसरा तरीका जो होगा या तीसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा समरी बनाना। और इसी स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे और टोटल सिलेबस को हम प्रयास करेंगे यहाँ पे कवर कर दिया जाए। तो इस तरह से आने वाले समय में हम कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं ये तो आपको पीडीएफ से जानकारी मिल जाएगा। ये चीज हम टेलीग्राम चैनल में दे दिए हैं। हम केवल आज का टॉपिक यहाँ पे बता देते हैं। या प्रारंभिक जो टॉपिक है वो है आपका झारखंड का इतिहास, जिसमें आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। ये प्रारंभिक ये शुरुआती वीडियो है, इसलिए आज ज्यादा टॉपिक को यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे हम वीडियो का लेंथ बढ़ाएंगे और उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो 2 प्रश्न तो आपको बता दिया गया है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए जो कि आपका जेपीएससी 2021 में जो हुआ था 7वां से 10वां जेपीएससी, उसमें पूछा गया था। इसमें पूछा गया है मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करता है। देखिए जैसे कि वहां से आप स्ट्रेटजी क्या लिए कि कौन कौन से अधिकारी हैं वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वो अधिकारी क्या काम करते हैं, यानी धार्मिक प्रधान के रूप में कौन अधिकारी जाने जाते हैं। तो पाहन को धार्मिक अधिकारी के रूप में जानते हैं। एक्चुअली पुजार पाहन कहा जाता है या पुजारी पाहन, लेकिन पुजारी नहीं लिखा हुआ है तो पाहन से काम चल सकता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अधिकारी के बारे में पढ़ना है, फिर अधिकारी के कार्य के बारे में पढ़ना है। ये चीज अभी हमको इस 3 बार जो एग्जाम हुआ है उससे हमको एक आइडिया मिला। इसी आइडिया को एक तरह से ध्यान में रखते हुए हम चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब समराइज करेंगे तो केवल और केवल इसी चीज पे फोकस करेंगे, लेकिन जब डिटेल पढ़ेंगे उस समय हम चीजों को और एलोबरेट करके पढ़ेंगे ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले एक चीज आपको समझना होगा कि आखिर ये टॉपिक को आपके सिलेबस में डाला क्यों गया। ये सिलेबस में आपको इसलिए डाला गया क्योंकि आप उसी प्रशासन के एक हिस्सा बनने वाले हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी, आप कर्मचारी नहीं बनिएगा, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनिएगा। तो जो भी प्राचीन काल में प्रशासनिक अधिकारी रहे थे या प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जहां पे काम करने के लिए जाइएगा, जिस भी ब्लॉक में जाइएगा या जहां पे भी जाइएगा, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे जिससे आपका एक तरह से कहिए इंटरेक्शन होगा। अगर उस अधिकारी के बारे में आप नहीं जानिएगा, उसके अधिकारों के बारे में नहीं जानिएगा, तो हो सकता है आपसे कोई चूक हो जाए। तो इसीलिए आपको सिलेबस में पहले से ही पढ़ाया जाता है। जैसे एक छोटा सा यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं कि आपको जब पंचायती राज पढ़ाया जा रहा था, जब हम सीजीएल का एग्जाम का रिविजन करवाते थे तो उसमें पंचायती राज था। उसमें एक आर्टिकल आता है 243N। 243N में यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी विद्यमान विधियों और पंचायत हैं वो बने रहते हैं, यानी कि जो भी पारंपरिक पंचायत है उसको हमको हटाना नहीं है। जो कि 73वां संविधान संशोधन आया था
तो इस संशोधन के तहत कहा गया है 243N में कि जो पहले से पंचायत है उसको हम हटाएंगे नहीं, जैसे कि पड़ा पंचायत है, मांझी व्यवस्था है, क्योंकि इसका परंपरागत ये शासन व्यवस्था है। तो परंपरागत शासन व्यवस्था को किसी तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि फिर इनको लगेगा कि अंग्रेज तो हमको छोड़ के चले गए लेकिन शासन करने के लिए कोई दूसरा आ गया, इसीलिए इनके स्थानीय शासन को छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा था या नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे संविधान में ही कहा गया। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, इसका इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा और इन चीजों को याद करने का प्रयास कीजिएगा। जबकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बता देता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको अगर टॉपिक में अच्छे से कमांड हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी सवाल छूटने का एक तरह से कहिए चांस नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे ये तो हम लोग जान लिए, ये भी हम लोग जानते हैं, अगर इतिहास आप पढ़े होंगे कि स्थानीय स्वशासन जो है हमारे भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। काफी प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन जो है हम लोगों का चलते आ रहा था, जिसमें सबसे उल्लेखनीय अगर देखा जाए स्थानीय स्वशासन इतिहास में अगर हम देखें तो वो है चोलकालीन ग्रामीण शासन। यहाँ पे हमको उत्तर मेरु का अभिलेख मिलता है जिसमें पता चलता है कि यहाँ का जो प्रशासन था वो कितना समृद्ध था। कभी मौका मिलेगा तो इतिहास में हम लोग इस सबको भी डिस्कस करेंगे। हम केवल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो स्थानीय स्वशासन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको केवल मतलब नंबर लाने के दृष्टिकोण से नहीं जानिए, कम से कम अपने स्टेट के बारे में आप जानिए कि कैसे प्राचीन व्यवस्थाएं काम करती थी और भारत में जिस तरह से स्थानीय शासन एक तरह से कहिए विकसित था या विकसित रूप में आपको दिखाई देता है, उसी रूप में आपको झारखंड में भी स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। चाहे वो चोलकालीन आप शासन देखिए या वैदिक काल में आप देखिए, उसी तरह का कुछ व्यवस्था जो है हमको झारखंड के इतिहास में देखने को मिलता है। तो चलिए अब ज्यादा इस सब में हम डिस्कस नहीं करते हैं और सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। और इसमें हम बताने का प्रयास या आपको समझाने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को याद रखना चाहिए या मुंडा के संदर्भ में क्या क्या चीज आपको समझना है, ताकि आप कभी मुंडा के बारे में अगर या मुंडाओं के संपर्क में आए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मुंडाओं के बारे में जानकारी हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। जैसा कि कहा गया, जब हम लोग समरी पढ़ेंगे, माइंड मैप में पढ़ेंगे तो केवल उसी चीज को फोकस करेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला है। लेकिन जब हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं तो हम चीजों को कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं ताकि वो जो फैक्ट है वो लंबे समय तक आपको याद रह सके और दूसरे सब्जेक्ट में भी काम करेगा। जैसे शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था भले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पूरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो कोई एक आध टॉपिक जो होता है वो मुंडा से संबंधित हमको पढ़ना पड़ता है या जनजाति के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है। तो आपको जनजाति के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कैसे इनका आगमन हुआ, इनके बारे में बेसिक जो परिचय है वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप जानते हैं मुंडाओं का जो मूल स्थान है वो क्या है और उनका आगमन जो है वो कब हुआ था और कहां से या किस ओर से वो जो है वो झारखंड में पहुंचे थे, इसको हम लोग यहां पे जानने का प्रयास करते हैं। एक वीडियो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, मुंडा ट्राइब के बारे में है, तो वो चीज आपको मिल जाएगा। और जहां तक हमको लगता है राज्यसभा टीवी जो था उसमें भी आपको जो पुराना एक तरह से कहिए वीडियो होगा, बहुत पुराना होगा, हमको लगता है 5-7 साल पुराना वीडियो होगा, वहां पे भी देखिएगा तो मुंडा ट्राइब के बारे में आपको वहां पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मुंडा के बारे में सामान्य जानकारी जो है वो क्या है, जो कि आपको बताया गया। यहाँ जो भी चीज आपको बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक सोर्स से बताया जा रहा है और इसका जो सोर्स होगा वो डॉक्टर बी रतन होगा। हम बार बार नहीं बताएंगे, ये शुरुआती वीडियो है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी जो है आप खुद वहां पे पढ़ लीजिएगा या खुद आपको अब इतना विश्वास करके चलना होगा कि ज्यादातर जो भी टॉपिक हमको ऑथेंटिक बुक में मिलेगा हम ऑथेंटिक से ही आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मुंडा के बारे में अगर सामान्य जानकारी अगर हम ले तो मुंडा एक जनजाति है। अब मुंडा के बारे में कहा जाता है कि मुंडा जो शब्द है वो मुंडारी भाषा से नहीं लिया गया है बल्कि ये संस्कृत भाषा से लिया गया। लगता है कि मुंडा जो होगा वो मुंडारी भाषा से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंडारी जो है भाषा से ये मुंडा शब्द नहीं लिया गया, ये जो मुंडा शब्द लिया गया वो संस्कृत शब्द से लिया गया। अब ऐसा कैसे हो गया? तो हम लोग जानते हैं कि पहले जनजाति और गैर जनजाति मतलब एक साथ में यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आर्य यहाँ पे थे वो लोग जो है वो मुंडा के संपर्क में या जिसको अभी हम लोग मुंडा करें उनके संपर्क में यहाँ पे ये लोग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब ये जो मुंडा होते थे उस समय गांव के विशिष्ट व्यक्ति होते थे, जैसा कि अभी भी हम लोग पढ़ेंगे कि मुंडा समाज में जो गांव का हेड होता है उसको हम लोग मुंडा कहते हैं। तो उस तरह से गांव के विशिष्ट व्यक्ति होते थे और राजनीतिक प्रमुख के रूप में इनको जाना जाता था। तो इसीलिए इसके लिए आर्य या संस्कृत भाषा में एक शब्द था जिसको हम लोग बोलते थे मुंडा, और इसीलिए इन लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मुंडा। तो यहां पे दिया गया है मुंडाओं के प्राचीन हिंदू पड़ोसी उन्हें मुंडा
अर्थात विशिष्ट व्यक्ति या गांव के राजनीतिक प्रमुख के नाम से जानते थे या उसके नाम से उसको पुकारा जाता था। तो आपको केवल याद रखना है कि मुंडा खुद को मुंडा नहीं कहते थे, बल्कि मुंडा जो कहा गया इनको वो आर्यों के द्वारा किया गया। उम्मीद करते हैं हम जो बोल रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मुंडा नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आर्य के द्वारा दिया गया। और आर्यों का जो भाषा था वो क्या था, संस्कृत था। तो इस तरह से मुंडा जो है एक संस्कृत शब्द है। आगे यहां पे दिया गया है कि मुंडाओं को बहुत जगह कोल भी कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये डॉक्टर बी वीरोत्तम की किताब में दिया हुआ था, जो कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहता है कि मुंडा जो है जब अपने आप को मुंडा नहीं कहते थे प्रारंभिक समय में, तो अपने आप को ये लोग कहलाना क्या चाहते थे या कहते क्या थे, वो चीज अगर हम देखें तो यहां पता चलता है कि ये अपने आप को कहते थे होरो को, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। तो इस तरह से होरोको का मतलब होता है मनुष्य, और ये अपने आप को होरोको ही कहते थे। और अपनी जो जाति है यानी मुंडा जो जाति है उसको होरो के नाम से जानते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। तो कभी आपको पूछा जाएगा मुंडा अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, तो होरोको। और मुंडा जाति को क्या कहा जाता है, तो होरो कहा जाता है मुंडाओं में। तो इस तरह से मुंडा जो नाम दिया गया है वो आर्यों के द्वारा दिया गया है, और मुंडा स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं, तो होरो को कहलाना पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं हम आपको जो समझा रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखिए डिजिटल अगर कोई बोर्ड वगैरह रहता है, लाइव रहता है, तो वो समझाने में फेस टू फेस में थोड़ा आसान होता है, लेकिन बैकग्राउंड में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझिएगा और धीरे धीरे आप एक तरह से आप हम जो कह रहे हैं वो चीज को एक तरह से कहिए ग्रहण कर पाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे है उन्होंने होरोहोन या मुरा के नाम से भी उन्हें होरोहोन या मुरा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका एक अर्थ होता है गांव का प्रमुख। तो इस सबका मतलब एक ही है, अलग अलग जगह में अलग अलग देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये जो हम फैक्ट उठाए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की जो डॉक्यूमेंट है वहां से उठाया है। तो कुल मिला के अभी भी हम लोग पढ़ेंगे मुंडा गांव का जो हेड होता है उसको हम लोग मुंडा कहते हैं, वो पद होता है। देखिए अभी तो हम लोग मुंडा जनजाति कहते हैं, जैसे कि बिरसा भी मुंडा थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, वो एक जाति हो गया। लेकिन अभी गांव का जो प्रशासनिक हेड होता है उसको अभी हम लोग मुंडा कहेंगे। तो इस तरह से ये प्रशासनिक अधिकारी का ही नाम था, जो आगे चल के पूरे जाति के लिए प्रयोग किया जाने लग गया। और ये जो प्रयोग किया गया वो किनके द्वारा किया गया था, आर्यों के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करते हैं याद रखिएगा मुंडा अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं, होरो को होरो या होरोहोन या मुरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बहुत सारे इनके नाम हैं और सबका लगभग जो शाब्दिक अर्थ होता है यही होता है, गांव का विशिष्ट व्यक्ति या गांव का प्रमुख व्यक्ति या गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी में बी वीरोत्तम और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के डॉक्यूमेंट से जानने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि वे अपने आप को क्या कहलाना क्या किसके वंशज मानते हैं। तो चूंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं, बहुत ज्यादा तो डिटेल जाना नहीं है, तो ये अपने आप को सिंहबोंगा के वंशज मानते हैं। इनका जो एक तरह से कहिए देवता जो है वो सिंहबोंगा है, जो कि हम लोग जनजाति जब पढ़ रहे थे वहां पे भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर हम लोग देखते हैं इनका जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। ये चीज हम लोग झारखंड का जो मैरा एक तरह से कहिए कल्चर जब पढ़ रहे थे वहां पे भी आपको बताया गया था, या भाषा जो टॉपिक एक स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया था उसमें भी पढ़ा रहे थे। तो आपको हम बताए थे कि इनका जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, बल्कि जितने जनजातीय भाषा है वो सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक है। बस अपवाद में द्रविड़ में है कुडुख और मालतो, बाकी सभी जनजातीय भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो अगर आप देखिएगा तो ये एक लैटिन वर्ड है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक वर्ड जो बना है वो लैटिन वर्ड है, जिसमें ऑस्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे साउथ और एशियाटिक तो एशिया से होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया में बोले जाने वाले जो जनजातीय भाषा है उसको ऑस्ट्रो एशियाटिक के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया भी गया है। अगर हम यहाँ पे पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, विकिपीडिया से हम ये लिखे हैं कि द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज आर अ लार्ज लैंग्वेज फैमिली ऑफ mainland Southeast Asia, also scattered through part of इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, साउदर्न चाइना। तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, साउथ चाइना में ये फैला हुआ है। और कहा जाता है अराउंड 117 मिलियन स्पीकर्स ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, यानी 117 मिलियन लोग जो हैं अभी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और इस तरह का अगर गूगल में ही सर्च कीजिएगा तो पता चलता है लगभग 168 ऐसे भाषा हैं जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत रखा गया है। और आप देखे भी होंगे हम लोग का जनजाति में जब हम पढ़ रहे थे तो केवल 2 भाषा को
आपको छोड़ के द्रविड़ और मालतो को बाकी सबको ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत ही रखा गया था। तो इस तरह से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत इनका मुंडारी भाषा आता है, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टॉपिक देखें तो हमारा या फैक्ट देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे इसका बसावट देखा गया है कि आखिर ये जो है ये मुख्य रूप से कहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे रांची में, हजारीबाग में, पलामू में और शिमू में। एक्चुअली जब बी व्रतम ये किताब को लिख रहे होंगे उस समय खूंटी जिला जो है वो नहीं बना होगा, इसीलिए खूंटी का मेंशन नहीं किए। लेकिन वर्तमान रूप में सबसे ज्यादा मुंडा जो है आपको खूंटी में ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो बिरसा मुंडा का बात करें या जयपाल सिंह मुंडा का बात करें, ये सब जो है वो खूंटी से ही संबंधित है। अब चलिए समझते हैं इनके आगमन के बारे में कि इनका आगमन झारखंड में कब हुआ। तो कहा जाता है इनका आगमन लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुआ, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था उस समय मुंडा जो है वो झारखंड में यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए इसको लेके बहुत सारा विवाद है कि कहां से आए, कब आए, लेकिन जो सामान्य प्रचलन में है उसको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कई लोक कथा प्रचलित है, जिसमें एक लोक कथा के अनुसार हमको पता चलता है कि मुंडा जो आए थे तिब्बत से आए थे, लेकिन बहुत सारा तर्क के साथ यहाँ पे किताब में सिद्ध किया जाता है कि वो तिब्बत से नहीं आए थे। हम वो तर्क लिखे नहीं है, केवल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि तर्क संगत नहीं है कि ये तिब्बत से आए हुए होंगे। दूसरा कथा के अनुसार कहा जाता है ये दक्षिण पश्चिम यानी भारत के दक्षिण पश्चिम से, जैसे कि ये भारत है तो ये जो हो गया आपका दक्षिण हो गया और इस तरह से पश्चिम से, तो दक्षिण पश्चिम से चल के आर्यों के दबाव में ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी यहाँ पे आते हैं और जिसके बाद ये यूपी में पहुंचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर दक्षिण से आ रहे हैं तो एमपी पड़ाव पड़ेगा और एमपी के बाद यहाँ पे और थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये यूपी पहुंच जाएंगे। और यूपी के यहाँ पे दो जिला जो कि प्रतापगढ़ और आजमगढ़ है, इसमें कुछ समय तक ये रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो राउंड जो है आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ तो स्पष्ट नहीं पता चल रहा होगा लेकिन राउंड जो किए हैं वो दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ये प्रतापगढ़ है और आदमगढ़ है, यहाँ पे आपका जो आजमगढ़ है, आदमगढ़ नहीं सॉरी, और ये शरत चंद्र राय जो है उनके द्वारा ये बताया गया है या उनके द्वारा ये हम लोग बताया गया जो तथ्य है उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपको पता भी होगा एक किताब लिखे हैं मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, है ना। ये किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मुंडा का जो कंट्री है यानी कि देश है वो कहां है और ये कहां से ये लोग आए थे। तो ये 1912 में लिखा गया किताब था मुंडाज एंड देयर कंट्री, और इसी में बताने का प्रयास किए थे कि ये चंदवा घाटी और उमेडंडा होते हुए ये रांची यहाँ पे पहुंचे थे और बाद में रांची से ये खूंटी की ओर स्थानांतरित होते हैं। उसका भी एक कहानी है जो कि हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अभी याद रखिए कि ये प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में आके ये रुक जाते हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो दक्षिण पश्चिम से एपी में आए और एमपी से ये यूपी में आके बस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है। कहा जाता है धीरे धीरे आर्यों का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जाता है और उत्तर प्रदेश में दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आर्य यहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे और यहाँ पे आपका मुंडा थे, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा एक दूसरे को लेके, कि इस तरह से यहाँ पे सर्वोच्चता को लेके एक दूसरे के साथ संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा तो एक कोई जीतेगा और एक कोई हारेगा या पराजय उसका होगा। तो यही चीज यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये भी बोला गया था जब ये संघर्ष चल रहा था उस समय मुंडाओं का जो साथ दे रहे थे असुर, अभी आप जानते हैं असुर जो जनजाति है झारखंड में पाया जाता है। तो इस तरह से असुर और मुंडा जो है दोनों एक साथ थे और इनका जो संघर्ष हो रहा था वो किन के साथ हो रहा था, आर्यों के साथ हो रहा था। लेकिन ये आर्यों के साथ संघर्ष करते हुए एक तरह से कहिए पराजित हो जाते हैं और ये पलायन करके मगध की ओर और झारखंड की ओर चले आते हैं। तो कहा जाता है असुर जो है सबसे पहले कहां पलायन करेंगे, मगध की ओर, और धीरे धीरे इसके पीछे पीछे यानी कि असुर के पीछे पीछे मुंडा सब और बिरजिया भी धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब जनजाति और आर्यों के बीच एक तरह से संघर्ष हुआ और जो जनजाति थे वो धीरे धीरे पलायन करने लग जाते हैं और वो दक्षिण बिहार, जिसको अभी हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं, वहां पे ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से मुंडा जनजाति के बारे में कहा गया है कि रोहिलखंड और अवध होते हुए रोहतासगढ़ ये पहुंचे और इस तरह से यहाँ रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड पहुंचे। तो ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये रोहतासगढ़ है जो कि गढ़वा तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके बाद ये जो है यहाँ पे झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो कुल मिला के आपको याद क्या करना है कि भारत के दक्षिण पश्चिम से ये जो है विस्थापित होकर यहाँ पे आते हैं। शुरुआत में इनका प्रारंभिक स्थल जो रहता है एमपी रहता है, फिर ये आते हैं यूपी में इनका युद्ध होता है या एक तरह से संघर्ष चलता है आर्यों के साथ, और न केवल मुंडा बल्कि असुर, बिरजिया और सबर जैसे जनजाति जो है वो वहां से पलायन करते हैं और धीरे धीरे ये लोग झारखंड यहाँ पे पहुंचते हैं। और ये जो समय बताया गया वो कब का समय था, तो 600 ईस्वी पूर्व का समय था। तो ये चीज उम्मीद कर रहे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे
जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे दिया गया था, चूंकि ये शुरुआत का समय था, तो आप देखिएगा असुर और मुंडा एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के साथ रहते हुए ये आर्यों के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन समय बीतता जाता है, लोगों में विवाद होता है, एक संगठन होता है तो कभी कभी उस संगठन में टूट भी हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ कारणवश कुछ ऐसा घटना घटा होगा जिसके कारण असुर और मुंडा के बीच क्या हो गया, थोड़ा अनबन हो गया, यानी इन दोनों के बीच भी अब संघर्ष हो गया। और कहा जाता है असुर जो है वो लड़ाकू कम थे। अभी हमको नाम सुनने से ऐसा लगता है, जैसे जनजाति में भी हम आपको बताए थे, असुर सुनने से आपको नेगेटिव एक तरह से टर्म लगता है, लेकिन ये नेगेटिव टर्म में आपको नहीं समझना है, ये राक्षस कुल के नहीं थे। ये जो है कहा जाता है प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, शिल्पी थे, और इस तरह से इनको जो आर्यों के साथ संघर्ष हुआ इसीलिए, और ये रक्ष कुल का एक तरह से कहिए सहायता वगैरह थोड़ा बहुत किए होंगे, इसीलिए इसको एक नेगेटिव टर्म के तौर पे हम लोग जानते हैं। जबकि असुर जो है प्राचीन काल के शिल्पी और वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे। तो कहा जाता है मुंडा जो थे वो लड़ाकू थे और असुर जो थे वो लड़ाकू कम थे, और इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं मुंडाओं का यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, विजय होता है। और असुरों का संख्या ऐसे भी हम देखते हैं कि मुंडाओं की तुलना में बहुत कम अभी भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किए कि कैसे ये लोग जो है दक्षिण भारत से होते हुए, दक्षिण पश्चिम होते हुए एमपी आए, एमपी से यूपी, यूपी से रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड, और इस तरह से यहाँ पे झारखंड में बस जाते हैं। देखिए ये भी एक थ्योरी है जो कि शरद चंद्र राय के द्वारा दिया गया। अगला एक थ्योरी है जो कि यहाँ पे मुंडाओं का एक पूरा कथा है या पुराना कथा है, जिसको हम लोग शोषंग बोंगा के नाम से जानते हैं। उस कथा से हमको क्या पता चलता है कि इनका आगमन कैसे हुआ। बहुत सारा यहाँ पे आगमन का थ्योरी दिया है, कथा दिया है। आपको एक बार केवल चीजों को पढ़ लेना है, बाद में धीरे धीरे चीजों को याद करना है, जहां से सवाल जो आएगा वो, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप जो आएगा उसको पढ़िएगा तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगा। लंबे समय तक याद रखने के लिए थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ता है, यदि आपके पास समय है तो। और आपके पास अभी इतना समय है कि हम आपको चीजों को डिटेल समझा सकते हैं, बाद में आपको समराइज करके चीजों को बता दिया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से ऋचा मुंडा या रिसा मुंडा कहा जाता है, ये 28,000 मुंडाओं के साथ यहाँ यानी झारखंड में आए थे। असुरों को, जैसा कि अभी कहा गया, असुरों के साथ इसका युद्ध हुआ था, और असुर जो थे वो थोड़ा कम लड़ाकू थे, इसीलिए असुर को यहाँ पे परास्त करते हैं और अपना आधिपत्य यहाँ पे जमाते हैं। और सबसे प्राचीन एक तरह से कहिए राज्य जो है या शासन व्यवस्था जो है झारखंड में, उसका स्थापना मुंडाओं के द्वारा या ऋचा मुंडा या रिसा मुंडा के नेतृत्व में ही किया जाता है। और ये हमको कहां से पता चलता है, तो मुंडाओं का एक पुराना कथा है जिसका नाम है शोषंग बोंगा, इसके अनुसार से यहाँ पे हमको पता चलता है। तो देखिए रिसा मुंडा या ऋचा मुंडा के बारे में कभी कभी पूछा भी जाता है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फैक्ट ये याद रखना है कि ऋचा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने राज्य का नाम यहाँ पे सुतिया पहान रखा। सुतिया पहान को यहाँ पे सुतिया पहान को अपना नेतृत्व दिया। कहने का मतलब राजा जो बनाता है वो खुद नहीं बनता है, जैसे चाणक्य के तौर पे आप इसको जान सकते हैं कि राजा खुद नहीं बना, चंद्रगुप्त मौर्य क्यों बना है। उसी तरह से अगर मुंडाओं का चाणक्य कहा जाए तो ऋषा मुंडा था, और यहाँ का चंद्रगुप्त जो था वो सुतिया पहान था, जो मुंडाओं का शासक चुना जाता है। और इसी के नाम पे सुतिया नागखंड हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जो कि सुतिया में अभी हम लोग जानते हैं, और इसके बारे में इतिहास में भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस तरह से मुंडाओं का एक तरह से कह सकते हैं झारखंड में सबसे पहला आधिपत्य होता है, और एक परंपरागत राजा हो गया, दीवान हो गया, एक तरह से कारतो हो गया, मुंडा हो गया, ये सब जो है अधिकारी के तौर पे यहाँ जो शासन करने वाले थे उनमें से पहले जो थे वो मुंडा ही थे। तो इस तरह से मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था है काफी प्राचीन है, और इसीलिए इसको जानना हम लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि हम शासन व्यवस्था से जुड़ने वाले हैं। तो इस तरह से अब चलिए हम यहाँ पे अब आते हैं मुंडाओं का राज्य और शासन। जो इतिहास था हम देख चुके, अब यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ से आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप को हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस अगर नहीं समझते हैं तो आप इतना लंबा तक वीडियो नहीं देख पाते। लास्ट में हम माइंड मैप भी आपको बताएंगे, और चीजों को कैसे रिकॉल करना है वो भी हम आपको धीरे धीरे पहले से भी बताते आ रहे हैं और अब भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए, आपका सारा टॉपिक को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। शुरुआती वीडियो है, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, और फेस टू फेस नहीं रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। तो चलिए, दिक्कत तो दुनिया में बहुत सारा है, उस दिक्कत को झेलते हुए ही यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को आपको समझाया जा रहा है, ये बहुत एक तरह से कहिए आपके लिए, अगर आप नहीं पढ़े, आपके पास सोर्स नहीं है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। आपके पास जो सोर्स है उसको और इसको दोनों को मिला के आप देख लीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन बेटर है, और उस तरह से आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम के लिए बेटर है आप उसी की ओर जाइए। किसी के आप भक्त बनने के पीछे भक्त बन के आंख मूंद के नहीं जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम पास करना हम बार बार करते हैं। इसीलिए वीडियो उसी का देखिए जो कि आपको कंसाइज वे में आपको चीजों को समझाए और समराइज
सिंपलाइज वे से आपको याद करने का तरीका बताया। चलिए अब यहाँ पे आपको देखना है मुंडाओं का राज्य और शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे कहा जाता है मुंडा यहाँ यानी कि झारखंड आते हैं और वनों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाते हैं। वैसे भी कहा जाता है मुंडा जो है वो कृषक समाज के अंतर्गत आते थे और ये जो है अस्थायी रूप से यहाँ पे बसते हैं और कृषि वगैरह काम यहाँ पे वो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जंगल को ये काटे और काट के यहाँ पे ये जो जमीन है उसको खेती योग्य यहाँ पे वो बनाते हैं। और जब खेती करने के लिए यहाँ पे जंगल को काट के यहाँ पे बनाए खेत, तो खेत बनाएंगे तो वो तो जाएंगे नहीं दूसरे जगह, तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग क्या होने लगेंगे, बसने लग जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पे गांव भी बस गया और यहाँ पे हो जाता है इस जो गांव, ये जो गांव बचा उसको खुटकटी हाथू या गांव के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जो कि मूल आदिवासी गांव के रूप में जाना जाता है। जब हम CNT SPT पढ़ेंगे तो वहां पे खुटकटी कोड़कर इस तरह के कई भूमि आपको देखने को मिलेंगे। तो खुटकटी क्यों होता है, देखिए ये पेड़ है तो जब हम ऊपर से काटते हैं तो यहाँ पे उसका खूट बढ़ता है यानी जड़ बढ़ जाता है, तो उसी से ये खुटकटी यानी प्रारंभिक ये वे लोग थे जो बाहर से यहाँ पे आए, जंगल को साफ किए, खेती किए और इस जमीन पे अपना एक तरह से कहिए वर्चस्व यहाँ पे स्थापित किए। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि मूल या अधिवास इनका जो जमीन है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो खुटकटी गांव के नाम से और खुटकटी भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज धीरे धीरे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ऑथेंटिक बुक को पढ़िएगा तो सारा चीज ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, उसको भी हम समराइज करके आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको बताया गया सबसे प्रारंभिक यहाँ पे शासन मुंडाओं का था और उसमें भी सबसे पहला राजा जो बना सुतिया पाहन बना और उसका जो राज्य का नाम था वो था सुतिया नागखंड। तो इस तरह से यहाँ पे सुतिया नागखंड का कितना गढ़, जैसे कि अभी होता है ना कि देश है तो देश को हम लोग राज्य में, जिला में, अलग अलग प्रशासनिक इकाई में बांटते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे गढ़ और परगना में बांटा गया था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए सुतिया पहान, तो इसके बारे में इतिहास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा है नहीं तो फटाफट बता देते हैं कि यहाँ कितने गढ़ थे। तो 7 गढ़ थे। कौन कौन सा, तो लोहागढ़, हजारीबाग, पालुनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, सुरमुखगढ़ और किशलगढ़। तो इस तरह से यहाँ पे 7 गढ़ थे और 7 गढ़ पे शासन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ लोहरदगा भी है, हजारीबाग भी है, पलामू तक इनका शासन जा रहा था, मानभूम यानी धनबाद तक जा रहा था, नीचे सिंहभूम तक जा रहा था, सरगुजा यानी कि आप छत्तीसगढ़ आप चले जाइए, केसलगढ़ ये भी सरगुजा यहाँ पे आप देखिए इस तरह से यहाँ सरगुजा जसपुर है तो यहाँ छत्तीसगढ़। तो आप समझ लीजिए मोटा मोटी पूरा जो ये वर्तमान झारखंड है वो जो है मुंडाओं के अंतर्गत था। तो अभी समझ लीजिए कि अभी इस झारखंड को चलाने के लिए मुख्यमंत्री है, इसके कई मंत्री परिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि इस शासन को चलाते हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, तब जाके ये जो हमारा शासन व्यवस्था है वो कंट्रोल होता है। और उतने समय पहले यानी प्राचीन समय में भी ये जो शासन व्यवस्था उसको चलाने के लिए कुछ तो अधिकारी होंगे तभी वो कंट्रोल कर पा रहे होंगे, नहीं तो कंट्रोल करना क्या होता, बहुत मुश्किल होता। तो वही सब अधिकारी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इनके 7 गढ़ के साथ साथ कितने परगने थे, 21 परगने। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना 28 राज्य है, फिर इसके अंतर्गत कई जिले होंगे, ब्लॉक होंगे, तो उसी तरह से यहाँ 7 गढ़ 21 परगना था। ये बढ़ते बढ़ते फनी मुकुट राय के काल में आते आते 66 परगना हो जाएगा। तो इन लोगों के शासन में कुछ तो अधिकारी होंगे जो काम कर रहे होंगे और उस के तहत ये जब काम करेंगे तो यहाँ पे एक तरह से कहिए अपने राज्य को ये संभाल के रख पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुतिया नागखंड राज्य का जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था था उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है इस प्रकार, मुंडा लोग देश के पुराने निवासियों में से एक हैं और ये कोलेरियन कबीलों में से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम, हम लोग जब राजवंश के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे भारतीय राजवंश में मौर्य है, गुप्त है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो हम जैसे कि आपको बताया गया 600 ईस्वी पूर्व यानी जैसे उत्तराधिक काल समाप्त होता है उसके बाद ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, धीरे धीरे ये लोग अस्थायी रूप से बसेंगे और अपना शासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो हमारा राज्य में जो शासन व्यवस्था है मुंडाओं का वो भी काफी प्राचीन रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा और जब तक आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानिएगा तब तक अपने राज्य के बारे में भी नहीं जानिएगा और अपने राज्य पे गर्व भी नहीं कर पाइएगा। किसी के ऊपर गर्व करने के लिए सबसे पहले उसका एक गौरवशाली जो इतिहास होता है उसको जानना जरूरी होता है, जिसको अभी आप लोग जो है इस एग्जाम के क्रम में जान रहे हैं। तो इस तरह से एक वर्ड यहाँ पे आता है कोलेरियन। कोलेरियन क्या है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बोला गया कि ये मुंडा जो है वो किस कबीले के अंतर्गत आते हैं, कोलेरियन। तो कोलेरियन के बारे में और यही आपको करना है, जो भी कोई वर्ड आए जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल कीजिए, आजकल गूगल का जमाना है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे कोलेरियन के बारे में जब हम लोग ढूंढते हैं तो कहा जाता है कि ये जो है जॉर्ज कैंपबेल के द्वारा मुंडा लैंग्वेज के लिए, यहाँ पे मुंडारी जो भाषा है उसके लिए ये प्रयोग किया गया था। अब कहा जाता है कि ये जो लैंग्वेज है
वो नन आर्य लैंग्वेज है, यानी कि वैसे लैंग्वेज या भाषा है जो कि आर्य नहीं है। तो जब हम भाषा के बारे में पढ़ रहे थे तो आर्य भाषा परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, द्रविड़ है, वो तो बाद में ना बांटा गया। तो शुरुआत में यहाँ पे जो आर्य भाषा नहीं थे उसको कोलेरियन के अंतर्गत रखा गया था। किसके द्वारा? तो जॉर्ज कैम्बल के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसे भाषा हैं जिसको इसके अंतर्गत रखा गया था। और ये जो है ब्रांच है किसका? इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, यानी कोलोरियन जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक का ही एक ब्रांच है। जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक में, साउथ ईस्ट एशिया में अभी हम बोले कि 168 भाषा होते हैं। अब इस भाषा को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया होगा, तो क्लासिफाई किया गया होगा तो एक क्लासिफिकेशन में आता है जो भाषा, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेरियन। और ये जो क्लासिफिकेशन किए थे या नाम जो दिए थे वो कौन दिए थे? जॉर्ज कैम्बल दिए थे। तो इस तरह से यहाँ पे कौन कौन सा भाषा आता है उसको आप देख लीजिए। और जो इस भाषा को बोलते हैं उसको कोलेरियन ट्राइब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे मुंडारी बोलने वाले मुंडा समाज को कोलेरियन ट्राइब के नाम से हम जानेंगे। तो इसमें कौन कौन आते हैं? कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं, देख लीजिए। असुर आते हैं, भूमिज लैंग्वेज बोलने वालों को कोलेरियन ट्राइब के अंतर्गत रखा जाता है। बिरहोर है, हो है, खरिया है, मुंडारी और संथाली है। तो ये लोग जो है यहाँ पे कोलेरियन समूह के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कोलेरियन आपको समझ में आ गया होगा। कभी इस वर्ड को आप दोबारा कभी पढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया। अपने समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा जाता है प्राचीन समय से ही इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी। तो चलिए ये चीज है, यहाँ पे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, इस तरह के जो भी मामले होते थे उसको ये निपटारा करते थे। स्थानीय शासन को आखिर क्यों बढ़ावा दिया? कोई अगर सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक कोई परेशानी आ रहा है तो स्थानीय स्तर पे निपटा लो, उसको केंद्र स्तर पे या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ले जाने का क्या जरूरी है? या हर बात राजा के पास ही जाए, ऐसा क्या मजबूरी है? इसीलिए स्थानीय स्वशासन को हमेशा से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो। और इस तरह से कोई भी धार्मिक मुद्दा हो, चाहे कोई आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, अगर स्थानीय स्तर पर सॉल्व हो सकता है तो कहा जाता है स्थानीय स्तर पर ही इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखिए यहां से आपको सवाल इसीलिए बोलिए कि जब पढ़ते हैं तो उस समय हमको पता नहीं चलता है कि किस चीज को कितना फोकस करना है, किस चीज को है ना कितना कम फोकस करना है। तो अभी तक जो आपको पढ़ा रहे थे वो कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा रहे थे, वो सब सारा चीज कॉन्सेप्ट वगैरह है। तो वहां से भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। जब प्रश्न आएगा तभी पढ़िएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको पहले से अपने आप को तैयार रखना है और जो जैसा प्रश्न पूछा गया उस पर थोड़ा सा ज्यादा याद करने का या उसमें ज्यादा फोकस कीजिए। तो अभी आप देखे थे कि जो मुंडा शासन से संबंधित अधिकारी थे उससे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अधिकारी नहीं थे, कौन से अधिकारी मुंडा समाज से यहाँ से संबंधित नहीं है, ऐसे यहाँ पे आपको पूछा गया था। तो अब यहाँ पे एक लिस्ट आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो है मुंडा या पढ़ा पंचायत जो है यहाँ पे मुंडाओं का, उनमें कौन कौन अधिकारी काम करते हैं उसके बारे में दिया है। तो सबसे पहला अधिकारी का नाम है मुंडा, इसके बारे में डिटेल भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है पाहान, पुजारी पाहान, महतो, पढ़ा राजा है, फिर आपका ठाकुर है, दीवान है, पांडे है, बरकंदाज है, दरोगा है, लाल है, पुरोहित है, घटवार है, चोर चवार डोलाइत है, पान खवास है, राजा जिसको प्रमुख मानकी के नाम से जानते हैं वो है, कुंवर है और कारतो है। तो कुल मिला के आपको एक आइडिया होना चाहिए या आपको इतना तो रट लेना चाहिए कि ये अधिकारी जो है मुंडा शासन के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। अगर कोई भी आपको सवाल दे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ऑप्शन आपको दिया था कुंवर, लाल, कारतो। आप यहाँ पे देखिए कुंवर, लाल, कारतो आपको मिल जाएगा। देखिए कुंवर है, कारतो है और कहीं पे लाल भी होगा, यहाँ पे लाल होगा। तो अगर आपको ये याद है कि ये मुंडा समाज के अधिकारी रहे हैं तो आपका ये सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाता। उसी तरह से अगर 2024 में जो अभी ब्लॉक ये बैकलॉग एग्जाम में जो आया था उसमें देखिए पढ़ा राजा दिया था, ठाकुर दिया था, दीवान दिया था। यहाँ पे आप देखिए पढ़ा राजा, ठाकुर, दीवान सब होगा। और ये नोट्स पहले का बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि बैकलॉग एग्जाम। आप खुद सोचिए इतना नोट्स 1 महीना 1.5 महीना में बनाना संभव नहीं है, तो ये पहले का बनाया हुआ है। तो इस चीज को आपको मान के चलना होगा कि हम लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करके एक तरह से ऑर्गेनाइज करके आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो जो है वो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आता है, तो वीडियो बनाने में उतना एनर्जी नहीं आता है, एक तरह से कहिए मोटिवेशन नहीं आता है। इसलिए थोड़ा बहुत आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक एक अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं कि किसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मुंडा के बारे में। मुंडा वो क्या होते हैं? गांव के प्रधान होते हैं। इसका प्रमुख भूमिका क्या होता है? गांव के शासन व्यवस्था में इसका प्रमुख भूमिका होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई गांव है, गांव का इतना सारा चाहे सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, इतना ज्यादा मुद्दा होता है, उसको सुलझाना है। तो गांव का कोई तो हेड होता है, जैसे कि राज्य का हेड सीएम होता है, उसी तरह से गांव का हेड को यहाँ पे क्या बोला गया है? मुंडा। तो आगे सवाल कभी पूछा जाएगा
कि मुंडा ग्राम में या मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसमें गांव का जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, तो गांव का हेड को या प्रधान को मुंडा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये तो हम जान गए हेड है, लेकिन इनका काम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले गांव के हेड है तो गांव का ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे, गांव के अंदर भी और अगर गांव के बाहर है। जैसे कि मानी चलिए दो गांव है ए और बी, तो अगर बी में अगर ए का रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये मुंडा जाएगा और अपने गांव का ये प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना विधायक या सांसद जो है चुन के भेजते हैं और संसद या विधानसभा में वे हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से ये जो है गांव के अंदर और बाहर के मामलों को देखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब का दायित्व जो होता है वो मुंडाओं के पास होता है। गांव का जब भी बैठक होता है तो उसका अध्यक्षता जो होता है वो मुंडा ही करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि जब कैबिनेट मंत्री का एक तरह से ये बैठक होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, सीएम, क्योंकि सीएम जो होते हैं वो हेड होते हैं। तो इस तरह से यहां भी समझिए, पहले जो है अभी देखिए वर्तमान में थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, आपको ज्यादा रिजिड होकर नहीं पढ़ना है, ये प्राचीन शासन व्यवस्था है तो उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो पहले ये जो है मालगुजारी यानी टैक्स भी वसूलते थे और कर्मचारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में जमा करता है। तो देखिए वर्तमान में सीओ हो गया तो ये तो प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं, तो ठीक है अभी भी कहीं कहीं यहाँ टैक्स वसूलने का अगर अधिकार दिया गया है तो ये टैक्स वसूलते हैं और कर्मचारियों के माध्यम से अंतिम में ये सीओ के पास जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये मालगुजारी का काम भी वसूलने का काम भी करते थे मुंडा, ये चीज आपको याद रखना है। आगे दिया है आजादी से पहले वे अंचल कार्यालय यानी कि वही जो है सीओ के बदले अपने क्षेत्र यानी पढ़ा राजा मानकी को पढ़ा राजा मानकी ठाकुर के माध्यम से महाराजा को मालगुजारी देते थे। तो कुल मिला के अभी है सरकार, तो सरकार को पैसा देगा। पहले सरकार कौन थे, राजा, तो पढ़ा राजा मान जो भी अपने से उच्च पदाधिकारी होते थे उससे होते हुए लास्ट में यहाँ पे महाराजा के पास जो बड़े राजा होते थे उनके पास ये पैसा जाता था। तो कुल मिला के बस इतना समझना है कि गांव का जो टैक्स अगर वसूला जाएगा तो गांव का टैक्स किसके द्वारा वसूला जाएगा, तो मुंडाओं के द्वारा, क्योंकि ये प्रशासनिक यहाँ के हेड होते हैं और प्रशासनिक हेड के तौर पर ये गांव से टैक्स वसूल सकते हैं। वर्तमान समय में ये अंतिम में ये जो पैसा या टैक्स है कहां जमा करते हैं, तो सीओ ऑफिस में जमा करते हैं। पहले कहां होता था, तो एक एक स्टेप, चाहे वो पढ़ा राजा है मानकी ठाकुर है, उससे होते होते अंतिम में महाराजा या राजा के पास ये पैसा चला जाता था। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा जो वीडियो दिया गया है उसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे ये शासन व्यवस्था जो है प्राचीन काल में चलता था। उसी को यहाँ पे नाटक के स्वरूप में यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर टाइम अगर मिलेगा तो ये सब जो इमेज हम लिए हैं उन्हीं के वीडियो से लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे है पाहन के बारे में, तो मुंडा के बारे में हम पढ़ लिए, अब यहाँ पे हम पाहन के बारे में पढ़ते हैं। पाहन, तो ये क्या होते हैं, मुंडा के सहायक होते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है मतलब मुंडा जब अनुपस्थित रहते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति हम बना देते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम कर सकते हैं, या राष्ट्रपति का पद अचानक कोई खाली हो जाए तब वो काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर मुंडा नहीं रहे तो उनकी अनुपस्थिति में जो काम करेगा वो कौन करेगा, पाहन करेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पाहन जो होता है वो मुंडा का सहायक होता है। अब यहाँ पे है पुजारी पाहन। तो देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन में भी बताए थे कि यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया उसमें पुजारी नहीं था, केवल पाहन था, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो पाहन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पुजारी पाहन और पाहन दोनों रहता तो इसका सही आंसर जो होता वो पुजारी पाहन होता। तो अच्छे से अगर आप पढ़े हुए रहिएगा तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पुजारी पाहन का इसका काम क्या है, नाम में ही पुजारी है, तो गांव के जितने पर्व त्योहार पूजा पाठ या धार्मिक कार्य होंगे सभी के सभी जो होंगे पुजारी पाहन के द्वारा ही किए जाएंगे। कहा जाता है पुजारी पाहन के बिना गांव का कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। पूजा अगर हो रहा है तो आपको पाहन का आवश्यकता होगा ही होगा। तो इस तरह से पुजारी पाहन जो है पूजा करवाने में सहायता करते हैं। अब तीसरा जो अधिकारी आ जाता है वो महतो आ जाता है। महतो क्या करता है, मुंडा, पाहन और पुजारी पाहन, जो भी अभी हम तीन अधिकारी पढ़ चुके हैं उन तीनों का ये सहायता करता है। और इस तरह से महतो जो है तीनों का यहाँ पे सहायक के तौर पे जाना जाता है। काम क्या करता है, गांव का जो सूचना है उसको जारी करता है। जैसे कि गांव का कोई इंफॉर्मेशन है, कहीं बैठक होने वाला या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो मुंडा से आदेश लेगा। जैसे कि होता है ना कि गजट निकाला जाता है, तो गजट क्या होता है कि सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के जो भी एक तरह से कहिए आदेश होते हैं उसको गजट के तौर पे निकालते हैं। तो पहले गजट वगैरह उस तरह से ऑनलाइन होता नहीं था, तो मुंडा जो है कुछ आदेश अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो किसको बोलते थे, महतो को। और महतो जो है मुंडा के आदेश से उस सूचना को गांव का पहुंचा देता था। तो इस तरह से गांव के बाहर सूचना को पहुंचाना हो या गांव के अंदर सूचना पहुंचाने का जो काम करता था मुंडा गांव में, वो कौन करेगा, तो महतो करेगा। तो इस तरह से आपको ये चीज आपको याद रखना होगा। अगर डिटेल इसके बारे में हम लोग देखें तो कहा जाता है
कि गांव का पीड़ित व्यक्ति या आपत्तिकर्ता गांव के मुंडा को घटना की जानकारी देता है। मतलब मान के चले किसी का लड़ाई हो गया तो जाके किसको बोलेगा, मुंडा को बोलेगा। अब घटना की जानकारी देता है और आग्रह करता है गांव में एक क्या कराया जाए, सभा बुलाया। जैसे कोई लड़ाई हो गया, अब लड़ाई हो गया, वो मुंडा के पास जाता है। अब मुंडा के पास जाने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप जो है बैठकी कीजिए और बैठकी करने के बाद ही हमारा जो मामला है उसका निपटारा होगा। अब मुंडा क्या करेगा, तो मुंडा जो है वो महतो को सूचित करता है, बोलता है कि घटना की जानकारी लो और सभा बुलाओ। तो इस तरह से मुंडा नहीं ना जाएगा। जैसे सीएम को अगर कुछ करना होगा तो सीएम सबको जानकारी नहीं देगा, सीएम अपने अधिकारियों को क्या करता है, भेजता है। तो उसी तरह से मुंडा जो है उसका अधिकारी है महतो, उसको बोलता है कि आखिर तुम जानो कि आखिर क्या मामला है, और अगर सभा बुलाने लायक मामला है तो तुम सभा भी क्या करो, वहां पे बुलाने का हम तुमको आदेश देंगे, तो सभा बुलाने का भी सूचना लोगों तक पहुंचा दो कि आज सभा है, सब कोई को यहाँ पे पहुंचना है। अब यहाँ पे देखिए सभा के दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, जिरह किया जाता है, और उसके बाद सभा में मुंडा, महतो और गांव के बुजुर्ग जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। ये आपस में, चाहे वो मुंडा हो, चाहे महतो हो, चाहे गांव के जो भी बुजुर्ग हैं वो होते हैं। यदि अपराध, विचार विमर्श करने के बाद कहा जाता है यदि अपराध यहाँ पे पाया जाता है तो मुंडा और उसके सहयोगी यानी कि पाहन और महतो जो है वो सलाह करते हैं कि आखिर क्या दंड देना है, और उसके बाद दंड को निश्चित किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, तो केवल एक जज नहीं होते, एक से ज्यादा जज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो गांव है, तो गांव में भी कोई एक ही कोई निर्णय नहीं ले रहा है, ठीक है। आपका जो डिसीजन होगा कोई एक जन सुनाएगा, लेकिन डिसीजन लेने से पहले वो सबका राय लेते हैं, चाहे पाहन हो, चाहे महतो हो, चाहे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका जो राय है वो भी वो समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो है जो भी दंड होगा वो दंड को मुंडा के द्वारा बताया जाएगा। अगर दंड का अपराध स्तर को देखकर तय किया जाता है, मतलब दंड जो है अपराध के स्तर को देख, अगर कोई छोटा मोटा दंड किया तो उसका अपराध, छोटा मोटा अपराध किया तो छोटा मोटा दंड मिलेगा, बहुत बड़ा अपराध करेगा तो दंड भी बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिमाग में रखना है। अब बोला जाता है दंड छोटे अपराधों के लिए आर्थिक होते हैं, यानी कि 2 रुपया 4 रुपया, वो जैसे होता है ना कि पेपर लीक हो गया तो 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लिया जाएगा, ऐसा करके अभी लोकसभा में बिल पास हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे भी कोई दंड यहाँ पे करता है तो उसको छोटा मोटा दंड करता है, तो कुछ आर्थिक यहाँ पे हो गया कि 1 बोरा चावल देना है या कुछ पैसा दे देना है और तुम्हारा जो है अपराध है वो माफ हो जाएगा। और अपराध अगर बहुत बड़ा है तो समाज से भी क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज आपको बताया गया है। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जो डॉक्यूमेंट है उससे भी थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मुंडा के पास जो है वो होता है अपना जातीय पंचायत होता है, जिससे वो अपना सोशल कंट्रोल करते हैं। पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जाति पंचायत होता है जिससे सामाजिक एक तरह से कहिए नियंत्रण रखते हैं, समाज में नियंत्रण करते हैं कि कोई चोरी नहीं करे, कोई अपराध ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। इसके लिए एक जाति पंचायत होता है, और हर एक गांव का जो हेड होता है उसको हम लोग यहाँ पे मुरा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कहीं पे मुंडा लिखता है, कहीं मुरा लिखता है। उसी को हम शुरुआत में ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत बता दिए थे, तो हमको लगता है कि वो चीज आपको पहले से पता चल गया होगा। इसको कहीं कहीं पे सभापति के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है सभापति को पंचो इज द मेंबर ऑफ पढ़ा पंच। तो आगे अगर हम जाएंगे तो अभी हमको पता भी चलेगा कि पढ़ा एक तरह से पंचायत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आगे और ऊपर जाइएगा तो राजा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ शॉर्टकट में आपको समझाया गया है, जो कि हम डिटेल में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे गांव का जो अधिकारी था उसको हम लोग यहाँ पे देख लिया। अगर माइंड मैप में अगर थोड़ा बहुत आप देखना चाहते हैं तो माइंड मैप पे देखिए, हम यहाँ पे आपको चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ गाँव है तो गाँव का जो हेड होता है वो होता है मुंडा, और गाँव का ये प्रधान कहलाता है। और इस तरह से ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से गांव का हेड को मुंडा कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। चाहे वो प्रतिनिधित्व गांव के अंदर करना हो या बाहर करना हो, मुंडा के द्वारा किया जाता है। किस तरह के कार्य किए जाते हैं तो प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक कार्यों का दायित्व होता है। जब बैठक होगा तो अध्यक्षता यही करेगा, और टैक्स वसूलने का काम भी मुंडा का होता है। पाहन का क्या काम होता है तो मुंडा के सहायक होते हैं, और मुंडा की अनुपस्थिति में गांव के सभी कार्यों को ये करते हैं। पुजारी पाहन का काम क्या है कि पर्व त्योहार में पूजा पाठ करना। देखिए इतना ही में हम समराइज कर दिए, लेकिन आपको अभी आप लगभग 52 घंटा का ये वीडियो होने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि शुरुआत से ही अगर आपको चीजों को केवल फैक्ट बताया जाए तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है, लेकिन आप अगर डिटेल में पढ़े हुए रहिएगा, फिर उसका माइंड मैप से आप याद कीजिएगा तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। और देखिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। महतो का काम क्या है, मुंडा है, पाहन है, पुजारी पाहन है और सहायक है, इसका सहायता करना। और इस तरह से इसका कार्य है गांव में सूचना जारी करना मुंडा के आदेश को,
और गांव के बाहर की सूचना मुंडा तक लाना। तो देखिए गांव है तो गांव के बाहर के सूचना को अंदर लाता है और गांव का जो सूचना है बाहर ले जाता है मुंडा के आदेश, मतलब मुंडा से आदेश लेता है, जो वो बोलेगा वही सूचना लेके जाता है। अब जब हम यहाँ पे पढ़ा शासन देखते हैं, अब एक स्टेप अब हम लोग ऊपर चले जाते हैं, गांव से ऊपर, तो आपको मिलेगा पढ़ा राजा। पढ़ा राजा क्या होता है? कई गायों से मिलकर बनता है, जो कि 5 से 20 तक वो गांव हो सकते हैं, जिसको कहीं कहीं पढ़ा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पट्टी भी बोला जाता है। और इसका जो हेड होता है उसको पढ़ा का प्रधान या पढ़ा राजा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कहीं कहीं बोलता जाता है कि मुंडा के क्षेत्र में इस पढ़ा राजा को ही मानकी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं पे पट्टी बोलता है, कहीं पे पढ़ा बोलता है, जहां पढ़ा बोलता है पढ़ा राजा बोलता है, पट्टी बोलता है वहां पे मानकी बोलता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी होगा, कई गांव मिलकर एक पट्टी बनता है और उस पट्टी का हेड जो रहते हैं वो मानकी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको चीजों को समझना होगा। अब यहाँ पे बताता है कि इनका काम क्या है। तो इनका काम है ये कि जो मामला मुंडाओं से, देखिए गांव में जो देखिए होता है ना, हाई कोर्ट में जो मामला नहीं संभला वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो जो चीज गांव में नहीं संभला वो चीज कहां जाएगा? मुंडा से जो नहीं संभला वो कहां जाएगा? पढ़ा राजा, यानी 22 गांवों का या 20 गांवों का जो हेड होता है उसके पास हो जाता है और वहां पे मामला को सॉल्व किया जाता है। तो उसी को लिखा है, जिन विवादों या मामलों को गांव के मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सका वैसे मामलों को अन्य सहयोगी के साथ सुलझाना पढ़ा राजा का यहाँ पे क्या होता है? काम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज आपको समझाने का काम किया गया। अब देखिए छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। ठाकुर का काम क्या है? पढ़ा राजा का सहयोग करना। जैसे वहां पाहन था जो कि मुंडा का सहायता कर रहा था, उसी तरह से ठाकुर जो है वो पढ़ा राजा का सहयोगी होगा और इसीलिए इसको सहायक के तौर पे जाते हैं। दीवान का काम क्या है? ऐसे भी हम लोग जानते हैं दीवान पैसा कौड़ी से संबंधित काम करता है, मंत्री के नाम से जानते थे, पिक्चर वगैरह में हम लोग देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या वही दीवान है या थोड़ा सा कुछ अंतर है। तो कहा जाता है दीवान राजा का मंत्री होता है और राजा के आदेश को अमल करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको महत्व मिला था, गांव में महत्व मिला था, उसी तरह से यहाँ पे दीवान आपको देखने को मिलता है। किसी सभा सम्मेलन के लिए राजा दीवान का आदेश देता है, दीवान को आदेश देता है और दीवान आगे की कार्रवाई करता था। तो देखिए वहां मुंडा था, मुंडा किसको दे रहा था? महतो को। यहाँ पे राजा है, राजा किसको आदेश दे रहा है? दीवान को। और दीवान फिर जगह जगह जा रहा है और सूचना दे रहा है कि यहाँ पे आज बैठक है और आप सभी को यहाँ पे आना। अब ये दीवान भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं गढ़ दीवान, जो कि गढ़ के अंदर यानी कि अपना जो किला है उनके अंदर का क्रियाकलाप को देखते हैं और उसमें शामिल होते हैं। और एक होता है राज दीवान, जो कि गढ़ के क्रियाकलाप से बाहर का क्रियाकलाप जो होता है उसको देखते हैं। मतलब बाहर का काम होगा तो राज दीवान और गढ़ के अंदर का काम होगा तो गढ़ दीवान। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांडे। पांडे क्या काम करता है? तो जो कागज पत्तर का काम होता है उसका जो जिम्मेदारी होता है वो पांडे के पास होता है। तो इस तरह से कोई नोटिस जारी करना है तो वो नोटिस कौन जारी करेगा? तो पांडे जारी करेगा। जैसे कोई आदेश मिला कि इसको समाज से बहिष्कार किया गया है, इस नोटिस को पूरे गांव में पहुंचा दो, तो नोटिस जो कागज पत्तर का काम करेगा वो नोटिस काम करने वाला जो अधिकारी होगा उस अधिकारी का नाम है पांडे। तो याद रखिएगा, चूंकि अधिकारी से संबंधित सवाल पूछा गया है, अभी पूछा गया है धार्मिक प्रधान किसे कहते हैं, बाद में कोई भी अधिकारी का पूछ सकता है आपसे, इसलिए हर चीज को आप पढ़िए जो चीज आपको ऑथेंटिक बुक में या सोर्स में देखने को मिलता है। अब सिपाही, नाम से ही पता चल रहा है सिपाही का काम क्या होगा? तो इस नोटिस को पहुंचाने, जैसे होता है ना पुलिस आपके सामने है ना, अरेस्ट वारंट लेके आ जाता है, नोटिस लेके आ जाता है, कोर्ट का नोटिस लेके आ जाता है, तो उस तरह से ये काम पांडे नोटिस बनाने का काम करता है और सिपाही कभी कभी उस नोटिस को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करता है। तो दीवान के आदेश पर गांव गांव में नोटिस को वो तामील करता है और इस तरह से यहाँ पे आगे ये नोटिस या सूचना जो है वो जाता है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम बॉक्स में यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किए हैं कि यदि कोई व्यक्ति दंड देने से इनकार करता है, कि बोला गया कि आपको 10 रुपया दंड देना है, वो दंड आप नहीं दीजिएगा, है ना, या कोई मामला गांव स्तर से नहीं सुलझता है, तो तब आपस में 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। फिर भी यदि फैसला नहीं हो पाता है तो पढ़ा में सभा फैसला होता है। तो पहले क्या हुआ, एक गांव में नहीं फैसला हुआ, तब क्या हुआ, 2-3 को मुंडा मिल गया तो भी फैसला नहीं हुआ, तब ये लोग जो है हार के अब कहां चले जाएंगे? पढ़ा राजा के पास। तो इसी के लिए यहां पे दिया है, इसके लिए गांव का मुंडा पढ़ा राजा को जानकारी देता है कि मुंडा बोलता है कि देखो मेरे पास ऐसा एक मामला है जो कि हम लोगों से सुलझ नहीं रहा है, तो वो जो है कहां जाएगा? पढ़ा राजा के पास। तो इस तरह से पढ़ा राजा को जानकारी मिल जाएगा। पढ़ा राजा दीवान को बुलाकर मामले की जानकारी लेने का आदेश देता है। तो जैसे कि बोला गया कि पढ़ा राजा जो होता है उसका मंत्री जो होता है वो कौन होता है? दीवान, और ये राजा के आदेश को अमल में लाता है। तो बोलता है जाओ मामला को देखो क्या है मामला, है ना, थोड़ा हम भी जाने कि बैठक करना है कि नहीं है ना, कौन आदमी है जो कि मुंडा का बात नहीं मान रहा है। तो सारा सूचना जो है पांडे जो है वो दीवान जो है वो काम करता है किसके अनुसार? पढ़ा राजा के आदेश के अनुसार। अब जो दीवान होगा पांडे को सूचना जारी करने का आदेश देता है। अब दीवान बोलता है, अब दीवान को भी मन नहीं किया जाने का, तो दीवान क्या बोला कि एगो नोटिस बना दो,
है ना, हम भेज देंगे। जैसे कि मानिए चलिए कोई आप काम किए, कोई अपराध किए, तो डायरेक्ट कोई अधिकारी आपके घर नहीं आएगा, वो एक वारंट बनाएगा, वारंट जाएगा पुलिस के पास, पुलिस आपके घर आएगी। तो उसी तरह से राजा यानी सीएम का जो आदमी होगा वो कहेगा कि मामला का जानकारी लो। अब ये है ना नोटिस बनेगा कहीं पे जो कि पांडे बनाएगा। अब ये पांडे नोटिस को दे देगा किसको, बरकंदाज यानी सिपाही को, यानी थाना में आपका आ जाएगा। और थाना में आने के बाद थाना वाला आपका घर आ जाएगा, बोलेगा आपके खिलाफ अरेस्ट का वारंट आया। और इस तरह से सिपाही बोलता है, गांव गांव पहुंचता है और सभा की तिथि की जानकारी देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देखिए हम बार बार कर रहे हैं, फेस टू फेस समझाने में थोड़ा आसान होता है, ऐसे समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ रहे होंगे। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे कहा जाता है सभा होती है, विवादों का क्या होता है, निपटारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सिपाही तक हम देख लिए। अब देखते हैं दारोगा। दारोगा और सिपाही एक ही जैसा आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे अंतर है। सिपाही में कहा गया है कि नोटिस को गांव गांव पहुंचाता है और लोगों को सभा के लिए बुलाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है दरोगा के बारे में कि दरोगा क्या काम करता है। तो दरोगा का काम है सभा का नियंत्रण करना। जैसे गांव में भी पुलिस वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करके वो चलते हैं। तो जो भी सभा होता है उस दौरान कोई हथियार लेके आ जाता है और पता चला कि वो पड़ा राजा को या किसी अधिकारी को मार दिया या अपने जिससे विवाद हो रहा उसी को मार दिया, तो उसके जांच पड़ताल के लिए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रखा गया है दरोगा, नाम रखा गया। बोलता है कि जो भी व्यक्ति सभा में प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति का जांच पड़ताल किया जाता है, कहीं कोई हथियार लेके तो नहीं आया। जैसे आप सीएम वगैरह से या बड़े अधिकारी से मिलने जाइएगा तो पहले आपका पूरा तरह से जांचा जाएगा कि आप सही आदमी हैं कि नहीं है, तब आपको किसी अधिकारी के पास जाने का आदेश मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी है, लड़ाई झगड़ा होता था, कोई लोग मार देता था, हथियार लाता था, इसीलिए कहा गया एक दरोगा रहेगा जो जांच पड़ताल कर लेगा, तब जाके सभा में जाने का या एंट्री करने का वो क्या करेगा, आदेश देगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका काम, यहाँ पे दरोगा का काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाल का काम। तो लाल का काम क्या होता है, जैसे कि आप सुने भी होंगे, आपके आसपास में हो सकता है कोई लाल भी होंगे। तो ये सभा में बहस करते थे, यानी ये वकील के जैसा काम करते थे। तो पूछा जाएगा मुंडा समाज में वकील के समान कौन काम करता था, तो जो लाल नाम के अधिकारी होते थे वही यहाँ पे बहस करते थे, यानी जिरह करते थे कि मेरा पक्ष का आदमी जो है वह निष्पक्ष है, तुम्हारा पक्ष का आदमी जो है वो अपराधी है। सब कोई होता है जो अपने पक्ष को जो है वो सही मानता है, दूसरे के पक्ष को गलत मानता है। तो इस तरह से वकील का काम ही है अपने जो क्लाइंट होते हैं उसको सिद्ध कर, मतलब सही सिद्ध करना, प्रूफ करना। तो वही काम ये लोग करते हैं। तो लाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं लाल, इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है। बस ऐसे है, वकील भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा छोटा छोटा वकील होता है। तो बड़ लाल, मंझ लाल, छोटे लाल होता है ना। और तीनों लाल का निर्णय में काफी महत्वपूर्ण होता है। आप जान ही रहे हैं, जज तो फाइनल डिसीजन देते हैं, लेकिन डिसीजन क्या होगा ये डिपेंड करता है वकील पे, कि वकील जो है वो अपने बातों को कैसे जज के सामने रखता है। अगर सही तरीके से रख दिया तो निर्णय आपके हाथ में आएगा, और जज के सामने सही तरीके से बातों को नहीं रखा जाए अब तो आपके खिलाफ ही निर्णय आएगा। अब चलिए देखते हैं पुरोहित। पुरोहित जो होता है गांव के पुजारी पाहन के जैसा ही होता है। तो इस तरह से इसका काम शुद्धिकरण का होता है। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी काम करता है तो जाति या गोत्र के विरुद्ध होता है, तब उसे दंड मिलने के बाद, शुद्धिकरण के बाद ही समाज में दोबारा मिला लिया जाता है। तो कहने का मतलब किसी को कोई अपराध किया, उसको सामाजिक बहिष्कार हो गया, समाज से बाहर निकाल दिया या दंड मिल गया, अब वापस वो आना है तो सबसे पहले उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, तब उसको वापस समाज में एंट्री दिया जाएगा। और इस तरह से शुद्धिकरण का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुरोहितों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जाता है दंड नहीं देने पर उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो इस तरह से मान चलिए कोई दंड 10 रुपया रखा गया, दंड नहीं दिया गया तो समाज से निकाल देगा। तो ये सब सारा चीज यहाँ पे ये दिया हुआ है। घटवार में देखिए, घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। मतलब दंड में मान चलिए 10 रुपया यहाँ पे मिला, तो ये दंड का सामग्री को ये क्या करेगा, बांटेगा। यानी दंड में जो भी सामग्री या रुपया पैसा इसको मिलता है उसका सारा जिम्मेदारी किसके पास रहता है, घटवार के पास रहता है। चवार डोलाइट अगर देखिएगा तो यहाँ पे बोलता है सभा में हाथ पैर धुलाने का काम चवार डोलाइट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखिए बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पे होते हैं, तो इस तरह से उसका नाम दिया गया है चवार डोलाइट। पान खवास है, नाम से ही पान है, खवास है, चूना तंबाकू, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग रहते हैं उस समय के, तो इस तरह से चवार डोलाइट का काम करते हैं। पढ़ा राजा, यदि विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तब 22 पढ़ा राजा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिसे माना जाता है, मानना ही पड़ता है, अन्यथा 22 पढ़ा सभा उसे जाति से निकाल की सजा दे सकती है। तो कहने का मतलब है जब पढ़ा राजा से भी नहीं होगा तो 22 पढ़ा राजा का जब सभा बैठेगा
तब वहां पे उसको सजा सुनाया जाएगा, और उस समय तो उसको मानना ही मानना होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पढ़ा राजा के बाद 22 पढ़ा, मतलब समझ रहे हैं ना, एक गांव था, गांव के बाद क्या हो गया, आपका पढ़ा हो गया, जो कि 5 से 20 गांव का समूह होता था। अब इस तरह के कितने समूह, तो 22 पढ़ा के समूह को एक हेड होता है जिसको राजा या प्रमुख मानकी के नाम से यहां पे जानते हैं। तो इस तरह से 22 पढ़ाओं का जो हेड होता है उसको राजा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो होते थे राजा होते थे। यहाँ पे कहा जाता है अपनी सीमित दृष्टिकोण के कारण आदिवासी पढ़ा के ऊपर उठकर राज्य का संगठन नहीं कर सके। तो देखिए ये लोग जो है झारखंड में ही शासन किए, अपने ज्यादा लड़ाई झगड़ा में उलझे हुए नहीं रहते थे, इसलिए अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करते। ये सब सारा चीज यहाँ पे डॉक्टर बी वीररत्नम के द्वारा बताया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है विभिन्न पढ़ा को एक साथ मिलाकर राज्य का रूप देने का काम राजाओं के द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि फणी मुकुट राय आएंगे या और भी बहुत सारे राजा आएंगे, वही लोग जो है सभी पढ़ा के हेड होते थे। तो इस तरह से मुंडा जो होते थे वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 20 गांवों का जो हेड होता था वही अपने समाज से चुना जाता था। बाकी जो 22 पढ़ा का जो हेड होता था वो कोई ना कोई राजा होगा। शुरुआत में मुंडा राजा थे, फिर नागवंशी लोग हो गए, और इस तरह से इन्हीं राजाओं के अंतर्गत ये लोग शासन करते थे। तो यही सब सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो भी बहुत लंबा चला गया, हमको नहीं लगा था कि इतना लंबा जाएगा। तो चलिए और भी ज्यादा यहाँ पे अब इसको नहीं खींचेंगे और जल्दी जल्दी आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब खत्म ही हो गया लगभग, केवल माइंड मैप को समराइज करेंगे, खत्म हो जाएगा। मुंडा पढ़ा राजा और राजा के बीच का रिश्ता, कि मुंडा होता है, पढ़ा राजा होता है, और तीसरा स्टेप जो होता है राजा, उसके बीच क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना सीएम पीएम, ये लोग एक दूसरे के या न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। बस वही चीज लिखा हुआ है। मुंडा गांव के विकास में, सुरक्षा, झगड़ों के निपटारा और गांव के अन्य मामलों में फैसला करने में स्वतंत्र है। पढ़ा राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप तब तक नहीं करता है जब तक कि गांव का मुंडा पढ़ा राजा या राजा को आमंत्रित नहीं करता है। तो सीएम जब तक पीएम के पास नहीं जाएगा, पीएम बार बार डेली सीएम को परेशान नहीं करेगा। बस यही चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे अब समाप्ति की ओर चल चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बात दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है महिलाओं का क्या अधिकार है इनके शासन व्यवस्था में। तो कहा जाता है यदि कोई लड़की पिता के घर में अविवाहित रहती है तो उसके भरण पोषण के लिए जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। मतलब किसी का विवाह हुआ ही नहीं, तब उसका जीवन कैसे चलेगा, तो उसको अपने पिता से कुछ जमीन यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये जमीन को वो बेच नहीं सकती। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। विधवा को पति के जमीन पर केवल भरण पोषण का, मान के चलिए कोई विधवा है तो वो अपने पति के जमीन को बेच नहीं सकती है, केवल अपने भरण पोषण के लिए उसको यूज कर सकती है। तो इस तरह से जमीन बेचने का अधिकार ना तो लड़की मतलब अविवाहित महिला को है, ना ही विधवा महिला को यहाँ पे दिया गया है। आगे दिया जाता है मुंडा समाज में महिलाओं को मुंडा का पद नहीं दिया जाता है। विचार विमर्श में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता। ये प्राचीन काल में आपको देखने को मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण अगर और तथ्य देखें तो कहा जाता है सामान्यतः सभी पदाधिकारी होते हैं वो वंशानुगत ही पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसी खानदान के किसी योग्य व्यक्ति को ही पद सौंप दिया जाता है। जैसे मदरा मुंडा का आप कहानी सुने होंगे कि फणी मुकुट राय और मणि मुकुट राय थे। तो जब मणि मुकुट राय यानी उसका खुद का बेटा अयोग्य साबित हुआ तो यहाँ पे फणी मुकुट राय को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपका राजा का अधिकारी बना देते हैं, और इस तरह से मुंडा शासन समाप्त हो जाता है और नागवंश प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से कहा है अगर कोई अयोग्य हो ही गया तो अपने ही खानदान के किसी दूसरे व्यक्ति को वो क्या कर सकते हैं, उस पद में शामिल या उस पद को दे सकते हैं। एक और यहाँ पे पद दिया गया है शाकोम हेरिणी, जिसको पत्तल बनाने वाले के नाम से जानते हैं। ये भी पूछ सकता हो सकता है, या चारी चाटी, ये दोना बनाते हैं। तो पत्तल और दोना बनाने वाले को क्या कहा जाता है, शाकोम हेरिणी, और है ना चारी चाटी। फिर है पनखवास के पद भी क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रत्येक पढ़ा का नाम उस गांव के नाम पर ही होता था जिस गांव में पढ़ा राजा। जैसे कि मानिए चलिए ये है नारो, ये क्या है, मान चलिए एक नारो गांव है, ये नगड़ी गांव है, और ये जो है मान चलिए एक पढ़ा के अंतर्गत आता है। अब जो पढ़ा राजा यहाँ पे है वो नारो में रहता है, तो इस पढ़ा को हम किसके नाम से जानेंगे, हम नारो पढ़ा के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब राजा जहां पे रहेगा उसके गांव से ही उस पूरे पढ़ा के नाम को जानते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये पेपर कटिंग है, अभी फिलहाल ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हम जानते हैं अर्जुन मुंडा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको न्यूज के अंतर्गत कुछ सूचना मिलता है तो उसको आप जरूर लीजिए और उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निकालने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ आधुनिक रूप ले चुका है, ये सब सारा चीज यहाँ पे हम बताएं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सवाल आपका जो आएगा अभी तक जो हम बताएं वहां से ही महत्वपूर्ण रूप से आएगा।
अब देखिए इतना लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे हम बताए और आप वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं। अब लगभग 1 घंटा से पार हो गया ये वीडियो। इसमें 10-12 मिनट तो हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे, तो लगभग ये 40-45 मिनट का वीडियो बन गया। फिर भी आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना मेहनत करके अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठा करके आपको तथ्यों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसका इंपॉर्टेंस को समझिएगा और आने वाले समय में जितने भी वीडियो हैं उसको आप देखिए, जरूर आपको बहुत एक तरह से कहिए पहले से आप जो पढ़ रहे हो उससे कुछ ना कुछ नया जानकारी जानने को मिलेगा। चलिए अब देर ना करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे समराइज करते हैं जो भी चीजें अभी हम पढ़े। तो जब हम समराइज करते हैं तो हम केवल और केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से समरी बनाते हैं, ना कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके दृष्टिकोण से। एक्स्ट्रा नॉलेज में हम क्या देखें कि मुंडा का कैसे यहाँ पे आगमन हुआ है ना, वो लोग कहां से आए, किधर से आए, ये सब एक्स्ट्रा चीज है। उसको हम केवल जब डिटेल पढ़ते हैं उस समय देखते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम के समय रिवीजन करते हैं तो केवल उसी टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। तो गांव का शासन अगर हम देखें तो गांव का जो हेड होता है उसको मुंडा कहते हैं। गांव का ये प्रधान होता है, गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो गांव के अंदर हो चाहे गांव के बाहर हो। प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक सभी कार्यों का दायित्व जो होता है वो मुंडा के पास होता है। गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है और जो भी टैक्स वसूलना होता है वो मुंडा के द्वारा ही टैक्स वसूला जाता है। वर्तमान समय में सीओ को दिया जाता था, पहले दिया जाता है और पहले जो है राजा के पास एक एक स्टेप आगे करते हुए पहुंचाया जाता था। उसके बाद मुंडा का सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पाहन। और इस तरह से जब भी मुंडा गांव में अनुपस्थित रहेगा तो उसके बदले जो काम करेगा वो कौन करेगा, पाहन करेगा। उसके बाद है पुजारी पाहन। गांव के पर्व त्योहार में जो पूजा पाठ करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, पुजारी पाहन। ये प्रीवियस ईयर में अभी बैकलॉग में पूछा गया था, सॉरी बैकलॉग में नहीं पूछा था, ये जो है आपका 7वीं से 10वीं जेपीएससी में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। उसके बाद यहां पे दिया गया है पढ़ा शासन, यानी गांव से एक स्टेप आप ऊपर जाते हैं तो पढ़ा या पट्टी बोलता है, जिसको कहा जाता है 5 से 20 गांवों का ये संगठन होता है। कई गांवों को मिलकर एक पट्टी बनता है, उसका हेड को कहीं कहीं मानकी बोलते हैं, कहीं कहीं पढ़ा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पढ़ा राजा, पढ़ा का जो हेड होता है यानी 5 से 20 गांव का जो हेड होगा उसको पढ़ा राजा बोलते हैं। जो काम मुंडा से एक तरह से कहिए नहीं संभलेगा या मामला नहीं सुलझेगा वो कहां पे जाएगा, पढ़ा राजा के पास। तो पढ़ा का प्रधान होता है। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को ही क्या बोलते हैं, मानके के नाम से जाना जाता है। जिन विवादों को मुंडा के द्वारा सुलझाया नहीं जाएगा वैसे मामले को सुलझाने का काम जो होता है वो पढ़ा राजा के द्वारा किया जाता है। पढ़ा का सहायक कौन होता है, ठाकुर होता है। तो इस तरह से इसको सहायक के नाम से भी जानते हैं। और ये पद आपको दिया गया था निम्नलिखित में कौन कौन अधिकारी जो हैं वो पढ़ा पंचायत से संबंधित या मुंडा समाज से संबंधित है कि नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल आया था ठाकुर। दीवान है, दीवान राजा का मंत्री होता है, राजा के आदेश को आगे अमल में लाता है। अभी आपको बताया गया कि अगर मतलब पढ़ा राजा को कुछ सभा वगैरह या किसी के बारे में जानना है तो वो क्या करता है, ठाकुर का सहायता लेता है। और ठाकुर का सहायता लेने के बाद दीवान का भी वो सहायता लेगा और दीवान को जो भी वो आदेश देना रहेगा वो देगा और उसके आदेश को दीवान क्या करेगा, आगे तक पहुंचा देता है। अब इस तरह के 2 दीवान होते हैं। अगर कुछ आदेश जो है गढ़ के अंदर देना है तो गढ़ दीवान, और गढ़ के बाहर अगर जाना है तो वो जो होता है राज दीवान का काम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं पांडे। अब दीवान जो होता है वो अपना जो भी आदेश देना होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे कागज पत्र नोटिस बनाने के लिए किसके पास जाएगा, पांडे के पास जाएगा। तो सभा के कागज पत्रों को रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पांडे की। और इस तरह से ये राजा के आदेश को जो कि दीवान के द्वारा लाया गया उसको नोटिस का रूप देता है। और यही नोटिस लेके सिपाही जो होता है वो गांव गांव क्या होता है, पहुंचता है और जिसको बुलाना है या जिसको तामिल करना है वो उसको तामिल करता है। तो इसको बरकंदाज के नाम से भी जानते हैं। अब सभा हो गया, सभा हो गया तो यहाँ पे दरोगा रहेगा। दरोगा उस सभा का पूरा कंट्रोल करेगा और ये देखेगा कोई हथियार वगैरह तो नहीं लेके आया है और इस तरह से पूरा जांच पड़ताल करेगा ताकि कोई भी अनहोनी वहां पे ना घटे। फिर लाल है, लाल क्या करेगा, सभा हो रहा है तो सभा में कोई तो अपना पक्ष रखेगा, वकील कोई होगा तो वकील का काम करता है। और इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं, बड़लाल, मंझलाल, छोटे लाल। आपका वकील अगर सही तरीके से बात को रखा तो आपके पक्ष में आएगा और नहीं तो आपके पक्ष में नहीं आएगा। तो इस तरह से निर्णय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है ये लाल का। आगे हम देखते हैं यहाँ पे तो पढ़ा शासन व्यवस्था में एक होते हैं पुरोहित। किसी को दंड मिल गया, दंड के बाद वापस समाज में लाना है तो शुद्धिकरण करना पड़ता है। फिर यहाँ पे घटवार आपका दिया गया है। घटवार क्या होगा, दंड में 10 रुपया यहाँ पे लिया गया तो ये 10 रुपया का देख रेख कौन करेगा, या बांटना है तो कौन करेगा, घटवार। तो दंड में मिले सामग्री को बांटता है, दंड की सामग्री रुपये को ये है ना, टोटल जिम्मेवारी किसके पास रहता है, घटवार के पास। पान खवास, बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं तो पान है ना, तंबाकू बांटने वाला होता है। चवा डोलाई, हाथ पैर डुलाने वाला होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है। अब देखिए 5 से 20 गांव का हेड को हम लोग क्या बोले, पढ़ा राजा।
अब 22 पढ़ा मतलब उस तरह के है ना, 22 पढ़ा का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, राजा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 22 पढ़ाओं का जो हेड होता है उसको राजा बोलते हैं। तो 22 पढ़ा में कितने राजा होते हैं, एक राजा। इसको और एक नाम से जानते हैं, प्रमुख मानकी। जैसे कि वहां पे हम लोग बताया आपको, जैसे कि जो 5 या 20 गांव का जो हेड होता है, जिसको कहीं कहीं चट्टीपटी बोलता है, कहीं पे इसको पढ़ा राजा के नाम से जानते हैं, कहीं पे मानकी के नाम से जानते हैं। तो मानकी से ऊपर जो होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रमुख मानकी। तो इस तरह से जो कि 22 पढ़ाओं का क्या होता है, हेड होता है। तो इस तरह से ये हो गया। अन्य अगर अधिकारी देखे तो कार, तो ये जेपीएससी में पूछा गया था, छूट गया, यहाँ पे हमने लिखे हैं। फिर है कुंवर है, ये भी पूछा हुआ था, पता नहीं ये छूट गया है। यहाँ पे पीवाईक्यू आप है ना ध्यान में रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ पे आपको याद भी हो रहा होगा। चलिए ये देखे होंगे, फिर से हम नहीं जाते। शाकों में हिरणी जो है पत्तल बनाने वाले को बोलते हैं। चारी चाटी जो है वो दोनों बनाने वाला का है। महिलाओं में मुंडा का पद वंशानुगत होता है, नहीं होता है, सॉरी। और जमीन बेचने सबका अधिकार इनके पास नहीं होता है, निर्णय लेने में भी इनको कोई भी स्थान नहीं जाता है। सामान्यतः सभी पदाधिकारी क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, है ना। और प्रत्येक पढ़ा का नामकरण उस गांव के नाम पर ही होता है जिस गांव में पढ़ा राजा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये चीज बताया गया है। पूरे इस 1 घंटा वीडियो को हम 5 से 7 मिनट में अभी समराइज कर दिए। तो इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नागवंशी शासन व्यवस्था। देखिए ये शुरुआत की वीडियो है, इसीलिए बनाने में समझाने में थोड़ा लेट हो जाता है। और देखिए हम यहाँ पे टाइम देख के वीडियो नहीं बना रहे हैं, चीजों को आपको सही तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 घंटा में भी अगर कोई चीज हम बता रहे हैं तो आपका टाइम को हम किसी तरह से वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जहां पे आवश्यकता है वहीं पे हम आपका समय ले रहे हैं और लास्ट में आपको समराइज करके चीजों को बता रहे हैं। जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो इस तरह से एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे जिसमें जेपीएससी का जो स्पेशल टॉपिक है उसको हम माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर देंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आप वीडियो को केवल लगातार देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों तक फैलाइए, ताकि अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी हम मेहनत करके और भी जो वीडियो है उसको आपके पास या आपके समक्ष जो है वो उपलब्ध करा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।